यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए बवाल में 5 लोगों की मौत हो गई। संभल अभी भी गम से उभर नहीं पाया है। इस बीच योगी सरकार सख्त हो गई है। फरमान आया है दोस्तों कि संभल में पत्थरबाजी करने वालों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगे। वहीं बवाल करने वाले पर योगी सरकार सख्त कैसे हुई है, ये आप देखिए दोस्तों। सख्ती ये है कि नुकसान की वसूली भी इन्हीं से होगी। जो पकड़ में नहीं आए उनके ऊपर इनाम भी घोषित हो सकता है। खबर ऐसी आ रही है, खबरें ये कह रही हैं कि कुल मिलाकर संभल के गुनाहगार अब किसी भी सूरत में बच नहीं पाएंगे। अब सवाल ये कि संभल का गुनहगार है कौन? क्या मुसलमान है, पुलिस है, विष्णु शंकर जैन है, सर्वे करने गई टीम है, या सर्वे का आदेश जारी करने वाले जज साहब है? क्योंकि अकेले संभल का मुसलमान तो गुनाहगार नहीं है। आज आपको कौन गुनाहगार है कौन नहीं ये बताऊंगी। कल हमने आपको मोहम्मद कैफ, जो कि 17 साल का एक नाबालिग लड़का था, एक नाबालिग मुसलमान लड़का था, उसके बारे में बताया था कि उसके घर वालों ने किस तरह से ये आरोप लगाए हैं कि उसकी हत्या की गई है गोली मारकर। आज हम आपको नईम और बिलाल के घर वालों के हालात दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि किस तरह से वो लोग पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको संभल के डिप्टी एसपी अनुज चौधरी का वो आत्मरक्षा का दावा दिखाऊंगी, जो पुलिस की फायरिंग न करने की जो थ्योरी है उस पर सवाल खड़े कर रही है। आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पहले पुलिस ने किस तरह से लाठीचार्ज की, उसके बाद पत्थरबाजी हुई। संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ नफरती गैंग की पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझाऊंगी। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मुस्बा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको योगी सरकार का फरमान सुना देती हूँ, खबर ही दिखा देती हूँ सीधे। देखिए खबर आपकी स्क्रीन पर। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए बवाल में 4 लोगों की मौत हो गई, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। लिखा हुआ है इसमें गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। घटना के 3 दिन बाद अब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। इस बीच पत्थरबाजों और उपद्रवियों की धरपकड़ है वो जारी है। वहीं बवाल करने वालों पर योगी सरकार सख्त हो गई है। हालांकि दोस्तों अब यहाँ सवाल यह भी उठता है कि बहराइच में योगी सरकार इतनी सख्त क्यों नहीं हुई थी? सख्त किस बात पर हुई है ये देख लीजिए क्या लिखा है इस खबर में। इसको लेकर संभल के पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे। साथ ही इसके नुकसान की जो नुकसान हुआ है उसकी वसूली भी इन्हीं से होगी। जो उपद्रवी लोग पकड़ में नहीं आए उनके ऊपर इनाम भी घोषित हो सकता है। इस खबर में ये लिखा हुआ है, लिखा है आगे कि कुल मिलाकर संभल के गुनाहगार किसी भी सूरत में बच के नहीं जाएंगे। अब सवाल यहाँ ये भी उठता है कि बहराइच से साफ तौर पर एक वीडियो सामने आया था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में आप सभी ने देखा होगा, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से खुद कुछ लड़के ये बता रहे हैं कि पुलिस 2 घंटे के लिए हट गई थी, गाड़ी फूंक दी उस दौरान। मुसलमानों को लेकर घृणित दोस्तों बातें वो लोग बोल रहे थे। लेकिन क्या उनके खिलाफ योगी सरकार इतनी सख्त हो पाई जितनी आज संभल में हो रही है? क्या वहां के लोगों से, यानी कि जो हिंदुत्ववादी शामिल थे उस हिंसा में, उनसे वसूली कर पाई थी सरकार? उनके पोस्टर लगाए गए कहीं पर भी? अगर नहीं तो क्यों ये डबल स्टैंडर्ड की कार्रवाई क्यों? खैर इसका जवाब बेहद आसान है। वहां पर अपने लोग थे और यहाँ पर नाम मुसलमान का है। वो मुसलमान जिसको टारगेट करके पीटा जा रहा है इस देश में आज के दौर में दोस्तों, वो मुसलमान जिसकी मॉब लिंचिंग हो रही है, वो मुसलमान जिसको सत्ता में बैठे लोग ही नापसंद करते हैं। खैर अब आपको मैं 2 वीडियो दिखाना चाहती हूँ, एक नईम की माँ का है और दूसरा बिलाल के पिता का है। क्यों दिखा रही हूँ देखिए, समझ में आ जाएगा। 9:30 बजे पहुंचा। इसका एक पार्टनर और है, 2 पार्टनर है दुकान में। तो मतलब ऐसा करेगा, वो माल लेके आया दिल्ली से, तो इससे गया फोन करके, बोले बिलाल तू आ जा और मतलब माल सेफ कर ले दुकान में। अब माल सेफ करके ये और वहां से चला रिस्के में। तो कप्तान ने, मतलब कप्तान जो है वो, उनने मतलब ऐसा गोली रोक के 2 गोली मारी उसकी, समझे? रोक के मारी है, किसी घर को आ रही है ना, रोक के मारी है उन्होंने। समझे? क्या चाहते हो हैं? क्या चाहते हो अब आप? क्या चाहते हो? मैं मुलजिम को चाहता हूँ। मुलजिम चाहिए मुझे, पैसा नहीं चाहिए मुझे। अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास और 4 से 3 रह गए, मगर मुझे मुलजिम चाहिए। मैं और कुछ नहीं चाहता। मुलजिम मेरे सामने होना चाहिए, क्या फांसी होनी चाहिए उसे, चाहे कप्तान हो, चाहे दरोगा हो, चाहे ऐसा हो, कोई भी हो। मुझे मतलब ऐसा कहने का फैसला चाहिए, समझे? मैं ये चाहता हूँ।
आपको उम्मीद है मुकदमा दर्ज हो जाएगा? हाँ, मैं करूँगा मुकदमा, सबसे बड़ा वकील करूँगा, सबसे बड़ा वकील करना है मुझे, समझे, और मुकदमा लड़ाना है इस पे पुलिस पे। दोस्तों, कल मैंने आपको दिखाया था कि कैफ के घर वालों ने भी यही आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे गोली मारी, और ये बिलाल के पिता थे जिन्हें आपने देखा, ये बता रहे हैं कि रुकवा कर पुलिस ने गोली मारी है। अब आपको नईम की मां का दर्द दिखाती हूँ दोस्तों, देखिए कि किस तरह से वो बेसुध हो गई हैं। लाल कहाँ है? मेरा लाल दे दो बस, मेरा लाल दे दो, मेरा लाल। अब माँ से रोटी कहने को भी कोई ना होगा। मेरे शेर कहाँ मिलेंगे? लाल, मुझे कुछ पता ना, मेरा लाल ला दो, लाल। आज तो मिलके भी ना गए थे लाल दुकान पे, दुकान खोल के आ गए थे। माता जी, आप अपने आप को संभालिए। वो इस तरीके से परेशान हैं, दुखी हैं कि वो दौड़ दौड़ के अपने बेटे को देखने जा रही हैं। इनका ध्यान रखें, इनका ध्यान रखें। इस माँ का लाल लौटाने की ताकत किसी में नहीं है। इस माँ को इंसाफ दिलाने की कुव्वत क्या योगी सरकार में है? मौजूदा सत्ताधारी सिर्फ गोपाल को मुआवजा देते हैं, इंसाफ दिलाते हैं। बिलाल, नईम और कैफ के लिए उनके पास संवेदना भी नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान है। दोस्तों, घर वालों का साफ तौर पर यह कहना है कि गोली पुलिस ने चलाई, लेकिन पुलिस ने, कमिश्नर ने गोली चलाने से ही इनकार कर दिया। लेकिन अब मैं आपको एक बयान सुनाना चाहती हूँ। संभल के डिप्टी एसपी अनुज चौधरी का ये बयान है। इस बयान से ये साफ हो जाएगा कि गोली चलाने को लेकर पुलिस कितना सच और कितना झूठ बोल रही है। सुनिए ये बयान। अब पुलिस की तरफ से आप बता रहे हो भाई गोली चली है, कोई कह रहा है कुछ इस तरह, कोई यदि ऐसे कर रहा है तो वो दिखाने के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें गोली चलाई रहे हैं। वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि एक पुलिस के अधिकारी जो हैं वो ऐसे चला कर गन दिखा करके फायर कर रहे हैं। एक बात बताओ, पहली बात तो ये है, हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में? अरे भैया, हमारे बच्चे हैं, परिवार है, हमारा परिवार नहीं है। अगर इनके लिए ये एक पढ़े लिखे आदमी को और एक इस तरह के जाहिल मार देंगे, एक जीवन खत्म होता है, पूरा परिवार, पूरी फैमिली है एक पुलिस वाले की। आप पुलिस पे पुलिस, अरे आप सिचुएशन देखिए ना, क्या सिचुएशन थी पुलिस की। आप देखते 4 घंटे 6 घंटे, आपने क्यों नहीं विजुअल लिए? इतने मीडिया वाले थे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देखते अंदर घुस के, बनाई क्यों नहीं अच्छी वीडियो? जब हम फायरिंग कर रहे थे तो यदि ऐसा लग रहा था वो बना लेते अंदर घुस के। जब वो इतने प्यार से काम हो रहा था तो वहाँ बना लेते ना वीडियो घुस के, आपको पता चल जाता। मेरी कोई आवाज़ बता दे, ठोक दो या कुछ इस तरह से, ठीक है। मैंने सिर्फ कानून व्यवस्था को शांति बनाने के लिए जो भी उपयुक्त बल जो प्रयोग करना पड़ा वो किया है, ना किसी की मारने की, ना हमारी कोई बदनीयती थी या किसी को क्या होगा। उन लोगों में इस तरह की भीड़ थी, वो किस तरह के लोग थे, क्या थे, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई अपराधी था, कोई क्या था, ठीक है। संभल में पुलिस कह रही थी कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई। अब ये सीओ साहब आत्मरक्षा का हवाला दे रहे हैं। इसके साथ इनकी जो भाषा है वो ये बता रही है कि अनुज चौधरी की मानसिकता कैसी है, इनकी मेंटालिटी किस तरह की है। ये खुद को पढ़ा लिखा और नागरिकों को जाहिल बता रहे हैं। दोस्तों, अनुज चौधरी का विवादों से पुराना नाता रहा है। कुश्ती के खिलाड़ी होने के साथ गाने में एक्टिंग और रील के लिए महोदय प्रसिद्ध है। अनुज चौधरी को पुलिस की नौकरी परीक्षा पास करके नहीं बल्कि खेल कोटा की वजह से मिली है। कुछ समय पहले इन्हीं अर्जुन चौधरी का ऑन ड्यूटी एक धार्मिक कार्यक्रम में भजन गाने का वीडियो वायरल हुआ था। रामपुर की तैनाती के समय सपा के कद्दावर नेता आजम खान के साथ बहस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। दादरी में सीओ रहते हुए विजय पंडित हत्याकांड में नाम आने के बाद वहां से हटा दिया गया था इन्हें। मुजफ्फरनगर में भरी अदालत में विक्की त्यागी की हत्या के मामले में उसकी मां सुप्रभा की ओर से सीओ अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों को नामजद आरोपी बनाया गया था। भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ भी बदसलूकी की खबरें अखबारों में छपी थी। उसके बाद अनुज चौधरी का तबादला कर दिया गया था। संभल में भी अक्सर अनुज चौधरी पर धमकाने और मारपीट के गंभीर आरोप पहले भी लगते रहे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि संभल हिंसा में मारे गए युवकों के पीड़ित परिवार आखिर क्यों सीओ अनुज चौधरी पर गोली चलाने का आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, इन सब के बीच खबर ये आई है कि मंगलवार को जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को एक लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने
कहा है कि मस्जिदों के सर्वे के नाम पर की जा रही गतिविधियां लोगों के विश्वास को कमजोर कर रही हैं। बाबरी मस्जिद जैसी त्रासदी दोबारा ना हो, मदनी ने सीजेआई से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। दोस्तों, अब आपको संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ नफरती गैंग की क्रोनोलॉजी समझा देती हूँ, लेकिन पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये वीडियो। दोस्तों, संभल में पुलिस ने पहले किस तरह से लाठी चलाई, वीडियो में देखिए। प्रदर्शनकारी किसी पर पथराव नहीं कर रहे थे, हिंसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त तक किसी के हाथ में पत्थर नजर नहीं आ रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके बावजूद पुलिस ने लाठी बरसा दी। हिंसा ऐसे ही नहीं हुई। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी जो कि संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के इंटरव्यू का था, जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि पहले पुलिस ने लाठीचार्ज की, उसके बाद पथराव हुआ। अब दोस्तों, नफरती गैंग की क्रोनोलॉजी समझा देती हूँ आपको। एक वकील विष्णु जैन अपनी आदत के अनुसार संभल की जामा मस्जिद के खिलाफ कोर्ट में मंदिर के दावे के साथ याचिका दाखिल करते हैं। जिला कोर्ट के जज साहब 19 नवंबर को याचिका के दाखिल होते ही दोपहर में सुनवाई करते ही तत्काल सर्वे का आदेश पारित कर देते हैं। जज साहब की कृपा देखिए, उसी दिन सर्वे के आदेश के साथ विष्णु जैन को सर्वे टीम का हिस्सा बनाकर रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश जारी होता है। याचिकाकर्ता विष्णु जैन यूपी सरकार के अधिकारी काउंसिल यानी कि सरकारी वकील होने के बावजूद इस मामले में भी पार्टी बने हैं। यूपी में उपचुनाव से एक रात पहले शुक्रवार की रात में 2 घंटे तक प्रशासन की भारी तैनाती के साथ जामा मस्जिद का सर्वे किया जाता है। 23 नवंबर को चुनावी नतीजे सामने आते ही अगले दिन 24 नवंबर को दोबारा सर्वे के नाम पर टीम पहुंचती है। याचिकाकर्ता और सर्वे टीम का हिस्सा विष्णु जैन एक भीड़ के अगुवाई करते हुए जय श्री राम के नारों के साथ शाही जामा मस्जिद सर्वे करने पहुंचते हैं। बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा ईदगाह विवाद, कुतुब मीनार, ताजमहल आदि मामलों में भी हिंदू पक्ष बन अपने पिता हरि शंकर जैन के साथ केस लड़ने वाले विष्णु जैन भारी पुलिस की मौजूदगी में सर्वे करने के बाद रिपोर्ट 29 तारीख को कोर्ट में सबमिट करने का दावा करते हैं। उपासना स्थल अधिनियम 1991 के बावजूद संभल की शाही जामा मस्जिद के मामले में अचानक से रातों रात सर्वे का आदेश और यूपी सरकार के सरकारी वकील विष्णु जैन का याचिकाकर्ता बनने के साथ सर्वे टीम का हिस्सा होना अपने आप में पूरे विवाद को षड्यंत्र साबित करने के लिए काफी है या नहीं, ये सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।